तो आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम तुमको बहुपद की परिभाषा लिखवा दें भाई। ठीक है, बहुपद, तो याद रखना बहुपद क्या होता है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक, बहुपद मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर पद की घात ना ही ऋणात्मक हो और ना ही भिन्नात्मक हो, भिन्नात्मक, तो वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब पहले चर और अचर जान लो, छोटी सी बात। तो जो आपके चर पद होते हैं यानी चर जो होते हैं, पहले तो आपको ये चीज पता होना चाहिए है ना। तो जो चर पद होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, यानी A to Z। जो ABCD होती हैं वो घर के क्या कहलाते हैं, चर पद कहलाते हैं। और अचर पद क्या होते हैं वो पहले जानो, यानी कि जो घर की संख्याएं होती है ना, ये आपके अचर पद कहलाते हैं। ध्यान से पढ़ना एक एक बात को, क्योंकि अब ये समय दोबारा नहीं आएगा। लास्ट समय है ये तुम्हारी हाई स्कूल का, और ये समय निकल गया, दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। चरपद A to Z होते हैं, अचरपद 1 2 3 4 होते हैं, डॉट डॉट। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं बहुपद। बहुपद की परिभाषा देखो क्या होती है, हम लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना। ऐसा बीजीय व्यंजक, अब बात करते हैं बीजीय, वो भी बात करेंगे बीजीय व्यंजक। ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी घात, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके, ऐसे लिखना, जिसके 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 चर पद की घात, ध्यान से सुनो, चर पद की घात कैसी ना हो। नंबर 1 तो हो जाएगा आपका ऋणात्मक, ऋणात्मक, और तथा भिन्नात्मक, भिन्नात्मक ना हो, ना हो। ठीक है भाई, ध्यान देखना, ना हो यानी ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक ना हो, बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है इतनी बात तो बढ़िया करके समझ गए होंगे। यानी ऐसा बीजीय व्यंजक, अब बीजीय व्यंजक क्या होता है, जो ABCD से मिलकर बना होता है। जैसे 2 भी लगा है, X भी लगा है कि नहीं, और प्लस मिला दिया, 5 भी लगा है, B भी लगा है। तो आपका जो व्यंजक बना है ये बीजीय व्यंजक कहलाता है, जिसमें अचर और चर दोनों मिलकर जो समीकरण तैयार की जाती है वो क्या कहलाते हैं, आपके बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ध्यान से सुनो, जिनमें चर और अचर दोनों मिलकर व्यंजक तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक भाई? ठीक, अब हमने ऐसा बीजीय व्यंजक लिया जिसके चरपद की घात, चर मतलब A to Z की घात की बात कर रहा हूं, 1 2 3 की नहीं कर रहा हूं, केवल चर पद की घात, ऋणात्मक का मतलब माइनस, और भिन्नात्मक का मतलब जैसे 1/2 4/3 5/6 ऐसी ना हो, तो वो आपका क्या होगा, बहुपद होगा। अगर ऐसी हो गई तो वो बहुपद नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, सबसे पहले जैसे करके हम देख लेते हैं 1 2। अब जैसे आपका लिखा x² + 4, क्या ये बहुपद है? बताइए। तो इसके देखो जो चरपद तो ये है, ये तो अचर, अचर से मुझे मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर घात देखो धनात्मक है, भिन्नात्मक नहीं है, ना ही माइनस में है, तो ये बहुपद है। कैसा है, बहुपद है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लूं, x की पावर मान लीजिए यहाँ पर 4 है, प्लस यहाँ पर 4x है, और मान लीजिए 2 की पावर -1/2 है। अब बताइए बहुपद है? भाई मुझे किसको देखना है, चर को देखना है। किसको देखना है, चर को। तो चरपद की तो घात हमारी पूरी पूरी बैठी है, देखो हर जगह है कि नहीं, यहाँ भी पूरी एक बैठी है, वो तो अचर की है, अचर से मुझे मतलब ही क्या। तो ये बहुपद है। कैसा है, बहुपद है। याद रहेगी कि नहीं पूरी बात। तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से हम देख लें। अब मान लीजिए यहाँ पर x की पावर 4 है, प्लस यहाँ 2y की पावर -8 है, प्लस यहाँ पर 4। अब बताइए बहुपद है? क्यों? क्योंकि देखो चर पद की घात इस बार माइनस आ गई, तो हम कह सकते हैं नहीं है, नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो चौथा एक और ले लेते हैं भाई, ध्यान से देखना, आज से बहुपद कभी भूलोगे ही नहीं, रट के जाओगे बिल्कुल। अब ये देख लीजिए,
9x की पावर -1/2 है प्लस 4x है। बताइए ये बहुपद है? मेरे भाई ध्यान से देखो, x की पावर है, x की मतलब चरपद की माइनस है ये 1/2, तो ये बहुपद नहीं है। 1 2 3 को तो मैं लिखूंगा नहीं है। ठीक है, चलो पांचवा एक और समझ लेते हैं। यहां मान लीजिए 2x की पावर 6 है प्लस यहां पर मान लीजिए x की पावर -4 है। अब बताइए बहुपद है? नहीं है, x की पावर माइनस में आ गई। जब माइनस में आ गई तो ये बहुपद नहीं है। चलो एक और ले ले रहे हैं, मन नहीं मार रहा है ना। चलो एक और ले रहे हैं। अगर मान लीजिए 2 + 1/√t है। अब बताइए बहुपद है? क्यों है? तो क्यों है भाई? अंडर रूट का मतलब समझो, अंडर रूट का मतलब होता है t के ऊपर 1/2 घात, और जब बटे में घात आ गई तो ये बहुपद नहीं है। क्या है? नहीं है। ठीक है, चलो एक दो और ले लेते हैं, मन नहीं मार रहा है भाई, क्या करें, सिखाना है सब कुछ। यहां पर लगा है आपका 2x की पावर 4 प्लस 1/4 y की पावर 6। अब बताइए बहुपद है? भाई बहुपद तो किसी प्रकार का मिल सकता है ना। आप बताइए बहुपद है कि नहीं? भाई अभी नहीं कह सकते, जिसको ऊपर ले जाओगे तो घात कैसी हो जाएगी? माइनस। देखो ध्यान समझो, हो जाएगी कि नहीं? तो 1/4 ऊपर ले जाओगे मतलब 4 की और 22 की पावर माइनस हो गई, तो ये बहुपद कहाँ रहा? तो बहुपद नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत? तो बहुपद की सारी परिभाषाएं हमें लग रहा है समझ गए होगे। कुछ नहीं करना भाई, माइनस को ध्यान रखना है, चरपद की बात माइनस ना हो, भिन्नात्मक ना हो, बस और कुछ नहीं। 1 2 3 4 पे कैसी भी घात लगी मुझे मतलब नहीं है, मुझे A to Z की घात देखनी, ना माइनस होनी चाहिए और ना भिन्नात्मक होनी चाहिए, बस आपका बहुपद होगा वो। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है और रैखिक बहुपद क्या होता है? सर्वप्रथम हम बात करते हैं रैखिक बहुपद। याद रखना रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी केवल एक घात हो। कितनी घात हो? एक घात। वो एक सो गया, देखो वो सो रहा है। रैखिक घात मतलब रैखिक बहुपद जिसकी केवल एक घात हो, वो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे कि ax की पावर 2 नहीं 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 प्लस मान लीजिए 1 है, तो यहां पर देख लीजिए सबकी पावर एक ही है कि नहीं है? तो ये रैखिक बहुपद है। कैसा है? अब दूसरा ले ले रहा हूं, ए मान लीजिए ए की जगह, चलो मैं यहां ले ले रहा हूं 2x + 4 ले ले रहा हूं। कैसा है? रैखिक बहुपद है, एक घात है। ठीक है, चलो मैं एक तीसरा और ले रहा हूं, मन नहीं मर रहा है। 4x की पावर यहाँ पर 6 है प्लस 9 है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं है। वेरी गुड, ऐसे जवाब मारो ना धनाधन। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं है तो बहुत बढ़िया बात, नहीं है तो बहुत बढ़िया बात। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि ग्राफ के कुछ बहुपद के शून्यंक है ग्राफ विधि से। ठीक है, ग्राफ से बहुपद के शून्यंक, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। ग्राफ देखकर कैसे बताएंगे कि कितने शून्यंक हैं, कितने शून्यंक है? अब देखिए, ये यहाँ पर मैंने पहला आपका ग्राफ बनाया, इस तरीके से देखिए, ये हमेशा आपका एक्स अक्ष होता है और ये हमेशा बाई होता है। यहाँ पर आपका बाई माइनस होता है ना, और यहाँ पर बाई प्लस होता है और यहाँ पर माइनस। चलो एक्स डैश मान लो इसको, बाई डैश, इधर माइनस एक्स होगा, इधर बाई माइनस, इधर प्लस होगा। अब कोई भी रेखा इस तरीके से जा रही है। अब पूछ रहा है कि बताइए इसके शून्यंक कितने? एक्स अक्ष पर। किस पे पूछ रहा है? मान लीजिए एक्स अक्ष पर पूछे शून्यंक, किस पे पूछे? एक्स अक्ष पर अगर शून्यंक संख्या पूछे, किस पर? एक्स पर, बाई पर नहीं पूछ रहा है। तो एक्स अक्ष पर कितनी बार वो रेखा काट रही है उतने ही शून्यंक होंगे। कितनी बार काट रही है? एक बार तो ये काट रही है और 2 बार यहाँ काट रही है।
तो जितनी बार ये रेखा x पर काटेगी उतने ही शून्यंक होंगे। तो शून्यंक कितने होंगे? शून्यंक आपके 2 होंगे। सही बात है कि नहीं? अगर बाई अक्ष पर पूछ ले तो कितने होंगे बताओ? बाई अक्ष पर कितनी बार काट रहा है? 1 बार। वेरी गुड। तो भाई अगर मैं बात कर लूं यहां पर, चलो एक्स अक्ष के आगे लिख दे रहा हूं, ठीक है, जिससे याद रहेगा। एक्स अक्ष के जो शून्यंक होने वाले हैं वो तो है 2, मतलब 2। और बाई अक्ष की अगर बात करें तो शून्यंक कितने होने वाले हैं? कोई दिक्कत है ना? तो इसी प्रकार से अगर ग्राफ के बहुपद शून्य, अगर बाई अक्ष पर पूछे तो बाई पर कितनी बार काट रहा है, एक्स पर अगर पूछे तो एक्स अक्ष पर कितनी बार काट रहा है, वही आपके शून्यंक होंगे। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। हम क्या क्या सीखे? रैखिक बहुपद सीखे, बहुपद सीखे, ग्राफ के माध्यम से शून्यंक की संख्या भी सीख गए हैं। यहां तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर हम बात करें कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखीय ग्राफ होता है। कैसा होता है? एक सरल रेखीय ग्राफ। याद रखना कि एक ही रेखीय, मतलब क्योंकि इसकी एक पावर होती है, तो एक पावर होती है तो सिर्फ ये एक रेखा वाला ग्राफ होगा। कैसा होगा? एक रेखा वाला होगा। ठीक। अगर द्विघात बहुपद हो, चलो मैं बात कर ही लेता हूं, द्विघात बहुपद की बात कर ही लेता हूं। द्विघात बहुपद का मतलब ये होता है जैसे कि जिसके ऊपर 2 घात लगी हो, तो ये द्विघात बहुपद है ना? या फिर मैं बात कर लूं अगले, ये ax² प्लस bx प्लस c, ये भी कैसा है? द्विघात बहुपद है। जिसकी सर्वाधिक घात 2 होगी वो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद जो होता है ये परवलयाकार होता है। इसका जो ग्राफ बनता है वो परवलयाकार बनता है। कैसा बनता है? परवलयाकार बनता है। तो याद रखिए, ठीक है, इस बात को भी याद रखना। तो ये जो है लगभग अगर एक्स अक्ष पर हो तो 2 बार एक्स को काटेगा, बाई अक्ष पर होगा तो बाई अक्ष को 2 बार काटता है। ये 2 बार, मतलब इसके 2 शून्यंक होते हैं और इसका सिंगल शून्यंक होता है। ये सरल रेखा होती है, ये परवलयाकार होती है, इसलिए इसके शून्यंकों की संख्या कितनी होगी? हमेशा 2, और इसके शून्यंक की हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। त्रिघात बहुपद की बात करें तो 3 घात वाला देख लेना। चतुर्थ घात बात करें तो 4 घात सबसे अधिक ले लेना। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो इस प्रकार से कहानी में कोई दिक्कत हुई? अब एक बात तुमको और मैं बता दूं भाई, एक पदी, 2 पदी, त्रिपदी, तो जिसमें केवल एक पद होता है वो तो कहलाता है एक पदी, एक पदी बहुपद। सही है कि नहीं? और जिसमें है रैखिक नहीं कह सकते हैं। रैखिक का मतलब जिसकी एक घात होती है। मतलब सारी बातें बता दे रहे हैं क्योंकि क्लियर है, क्योंकि बेसिक हर चीज कंप्लीट होना चाहिए हमारा। रैखिक मतलब जिसकी एक घात हो, द्विघात मतलब जिसकी 2 घात हो, त्रिघात मतलब जिसकी सर्वाधिक 3 घात हो, चतुर्थ घात मतलब 4 घात, पंचम घात वाला 5 घात हो। ठीक है कि नहीं? एक पदी अगर बोलता है मतलब एक पद हो, केवल कितना पद हो? द्विपदी मतलब 2 पद हो, त्रिपदी मतलब 3 पद हो। तो इसमें 3 पद है, त्रिपदी है, इसमें 2 पद है, द्विपदी है। एक पदी कहीं दिख रहा है? एक पदी कहीं नहीं दिख रहा है। तो यार एक पदी ऐसे ही मान लो ये वाला जो है ये एक पदी है। ठीक है कि नहीं? यानी कि मिलस माइनस अगर बीच में लग जाता है तो परिवार अलग हो जाते हैं। तो वो वाला परिवार अलग होने से उसमें पद बन जाते हैं, 2 घर बन जाते हैं। नहीं, अब एक घर में 2 भाई रह रहे हैं, समझना ध्यान से, एक घर में 2 भाई रह रहे हैं, शादी नहीं हुई, तो अभी वो पूरा एक घर कहलाता है, क्योंकि वो किसके अंडर में चल रहा है? पापा के अंडर में चल रहा है। दोनों भाइयों की शादी हो गई, दोनों की शादी होने से ही दोनों घर बंटवारा हो जाते हैं, तो वो घर कितने कहलाते हैं? अभी तुम लोगों के चाचा चाचू होंगे, अपने अपने चाचा चाचू अंदाज लगाओ कि पापा और चाचा, तो चाचा से अलग लोग मतलब रखते होंगे, तुम्हारे पापा मतलब अलग रखते होंगे, तो वो घर कितने कहलाते हैं? 2। तुम ही कहते हो ये मेरा घर है, ये चाचा का घर है, तो 2 अपने आप तुम बता रहे, ये चाचा का घर है, ये मेरा घर है। और जब चाचा और पापा की शादी है ना भाई, तो भाई साहब उनका एक ही घर था। हाँ, तो इसलिए याद रखो, प्लस और माइनस अगर लग जाते हैं तो वो परिवार अलग हो जाता है। जब तक गुणा और भाग में रहेंगे, जब तक गुणा और भाग में रहेंगे तब तक एक पदी कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मुझे लगता है इतनी बात एकदम क्लियर हो गई आज। चलिए तो इसको हटा दें क्या? तो अब हम बात करते हैं कुछ सूत्रों की। किसकी बात करते हैं? सूत्र। भाई इनके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है?
तो कुछ आपको महत्वपूर्ण फार्मूले हम अलग से लिखवा रहे हैं, इन फार्मूलों के बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो पहला फार्मूला आपको याद रखना है, कौन सा? रैखिक बहुपद का। तो पहला हम आपको फार्मूला रैखिक बहुपद का ही लिखवा दे रहे हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में अगर आपको शून्यकों की संख्या निकालनी है, ठीक है, रैखिक बहुपद में क्या निकालना है? शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या अगर ज्ञात करना, अगर कहे कि रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो रैखिक बहुपद तो हम जानते हैं कैसा होता है, जिसकी केवल एक घात हो। तो मान लीजिए कि ये हमारा रैखिक बहुपद है ax प्लस b। देखो एक घात वाला है कि नहीं? यस सर। एक घात वाला है कि नहीं? तो शून्यकों की संख्या लिखने के लिए आपको फार्मूला क्या लिखना है? याद रखना, सीधे सीधे शून्यंक बराबर वाला फार्मूला क्या होता है? ध्यान रखियो, माइनस का b बटे a। ये आपको फार्मूला प्यारा प्यारा लगाना है, ठीक है। अब अगर मैं तुमको सही बात बता दूं लला, बढ़िया बात बता दूं, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो b को हम क्या कह सकते हैं? अचर पद के, अचर पद। और इसको क्या कह सकते हैं? x का गुणांक, क्योंकि देखो x के साथ गुणा करा रहा नहीं, x का गुणांक कह सकते हैं कि नहीं? हाँ कोई बात नहीं, वो तो सी एक्स ले लो तो, लेकिन यहाँ पर दो ही है, दो ही पद हैं, सी होते तो वो ले लेते, ठीक। तो यहाँ अचर पद बटे एक्स का गुणांक किसके बराबर है? शून्यंक के बराबर। तो आप चाहे तो ऐसे याद करो और चाहे तो ऐसे याद करो, ठीक है। पहला फार्मूला तुम्हारे पास आ चुका है। यस सर। अब हम बात करते हैं किसकी? क्या बात है लला? क्या बात है बताओ? हाँ अब देखो किसके लिए? द्विघात बहुपद। किसके लिए? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। अभी किसकी बात करी थी घर के लोगों ने? रैखिक बहुपद में अगर शून्यकों की संख्या निकालनी है तो माइनस बी बटे ए या फिर अचर पद बटे एक्स का गुणांक लगा सकते हैं। द्विघात बहुपद में अगर शून्यकों की संख्या निकालनी है तो हम जानते हैं, सबसे पहले हम शून्यंक बता दें क्या होते हैं भाई। शून्यंक जो हमने माने थे आपको याद होंगे, कौन से हैं? अल्फा कामा बीटा, इनको हम शून्यंक मानते हैं हमेशा, अल्फा बीटा, है कि नहीं? तो आपको हमेशा याद रखना, अल्फा बीटा को हम शून्यंक नाम दे रहे हैं, मान लेते हैं, सही है। तो इन्हीं से फार्मूला बनाएंगे। तो एक फार्मूला हम बहुत पहले से ही जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? कौन सा है? कौन सा है? हाँ, शून्यकों का योगफल, याद है कि? शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है? यानी इन शून्यकों को जोड़ दो, जो निकल के आते हैं अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? हाँ, माइनस एक्स बटा एक्स स्क्वायर। तो पहले भाई एक बात कर लें, द्विघात बहुपद भी लिख लेना यहाँ पर। द्विघात बहुपद क्या होता है आपका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। भाई द्विघात बहुपद तो ऐसा ही होता है ना? यस सर। होता है कि नहीं? द्विघात बहुपद ये होता है और रैखिक बहुपद ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। ये रैखिक बहुपद होता है, ये द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में पहले आपको क्या लेना? x का गुणांक ये वाला, कौन सा लेना? ये वाला, और फिर लेना एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब a का मान। आपके शून्यकों का योगफल निकल के आ जाएगा। आगे बात करेंगे कैसे निकालेंगे, ठीक है कि? तो मैं एक बार लिख दूं, माइनस एक्स का गुणांक तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है? ठीक है भाई, और मैं इसका कह दूं एक्स स्क्वायर गुणांक। अब तो ना भूलोगे। अगर या करके हम बात एक और बोल दें, पता क्या? या करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे? अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक मतलब माइनस का बी बटे ए, यानी बी का मान लगा दो, ए का मान लगा दो, तब भी बात वही है ना? कितनी प्यारी बात है। चलो दूसरा एक और हम जानते हैं लला, शून्यकों का गुणनफल। अगर हमको निकालना है शून्यकों का गुणनफल तो इन्हीं की गुणा करानी अल्फा बीटा, यानी अल्फा इंटू क्या फार्मूला होता है, कोई बताएगा? बहुत बढ़िया, यानी कि सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक।
Yes, sir. But यही तो होता है, सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो जरा ध्यान से लला, ध्यान से देखना, ये सी क्या है, इसको हम अचर पद भी कह सकते हैं। ठीक है, ये या तो मैं अचर पद मान लेता हूँ, अचर पद यानी ये वाला है कि नहीं। Yes, sir. तो सी का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ये वाला। या मैं इसको क्या कह सकता हूँ भाई, अल्फा इंटू बीटा बराबर, C बटा X स्क्वायर। यानी कि सी का मान और बटे ए का मान, ये लगा दो, आसानी से हम शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो इतने फार्मूले याद हो जाएंगे। अगर ये फार्मूले याद नहीं हुए तो इनके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। यहाँ पर भी तो X स्क्वायर होगा। कहाँ पर बेटा, इधर वाला। यहाँ पर नहीं, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं है, रैखिक बहुपद है। हाँ, जब एक घात वाला तो एक्स स्क्वायर आ ही कहाँ सकता है। ठीक है कि नहीं, तो इतनी चीजें हो जाएंगी। तो आज की क्लास में सिर्फ हम बेसिक सूत्र ही याद करेंगे। अगर इतने सूत्र आपने याद कर लिए तो कल की क्लास एकदम मजेदार होने वाली है। ठीक है।